आज हम विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर मतलब एट एनी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। मानते हैं कि ये एक विद्युत द्विध्रुव है। इसका ऋण आवेश ये -q और ये धन आवेश +q। इन दोनों आवेश को मिलाने वाला ये एक लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर है जो कि एक्सिस यानी अक्ष कहलाता है। तो ये एक्सिस जो होता है ये मिड पॉइंट पे होता है। इस मिड पॉइंट से निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस हम क्या मानते हैं, इक्वल होता है। तो मान लेते हैं कि एल डिस्टेंस है। तो एल हम यहाँ दिखाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ और भी ज़्यादा डायग्राम ड्रॉ करना है। हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, मानते हैं लेट अस कंसीडर डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए। पहले से करते आए हैं, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। मिड पॉइंट से निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो होता वो इक्वल होता। और देखिए ये पी तो अभी हम देखें नहीं। देखिए ये एक्सिस है, डायपोल का ये एक्सिस है। एक्सिस के सामने अगर कोई पॉइंट होता तो ये एक्सियल पोजीशन कहलाता है। एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन जो क्रॉस होता है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो पॉइंट आता है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो लाइन पॉइंट लेते हैं उसको इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, या हम लोग उसी को हिंदी में निरक्षीय स्थिति कहते हैं। निरक्ष पे एक्चुअल में अक्षीय स्थिति पे भी और निरक्षीय स्थिति पे भी हम कैलकुलेशन कर चुके हैं। हमको इन जनरल मान लीजिए इस पॉइंट पे अगर निकालना हो, ये एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तो कुछ नहीं, ये इस ओरिजिन को पॉइंट पी से हम लोग मिलाते हैं। इस ओरिजिन को हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट पी से मिलाते हैं। और ओ से पी का जो डिस्टेंस कुछ न कुछ रहा होगा, जो कुछ भी रहा हो या जो कुछ भी हो, हमने इसको कंसीडर किया कि ये डिस्टेंस आर होगा। ओ से पी का डिस्टेंस क्या होगा, आर होगा, हमने कंसीडर कर लिया। अब देखो इस एक्सिस और लाइन जॉइनिंग वेक्टर के बीच कुछ न कुछ एंगल रहा होगा। जो कुछ भी एंगल हो इसको हमने थीटा कंसीडर किया। अब इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने हैं और इसके कारण निरक्षीय स्थिति पर निकालें। लेकिन अब इन जनरल पॉइंट पे आया तो एक काम करते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो दिशा होता है ये निगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब ऋण आवेश से धन आवेश पे होता है। निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। अब क्या करते हैं कि इसके अक्षीय स्थिति यानी एक्सियल पोजीशन पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना जानते हैं, लेकिन इस पोजीशन पे तो जानते नहीं। तो एक काम करते हैं, इसका कंपोनेंट इसी एक्सिस के अलोंग निकाल लेते हैं। तो ये डायपोल मोमेंट जो है यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है पी वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट अगर थीटा डिग्री के एंगल पे देखना चाहेंगे तो पी कॉस थीटा होगा। सबसे पहले इसका कंपोनेंट तोड़ते हैं हम। तो कंपोनेंट तोड़ने के लिए इसको यहाँ सेट करते हैं। ये हो जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश। देखो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है जो कि ए से निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज गया। इसको इस डायरेक्शन में अगर हम घुमाएंगे ये हो जाएगा कितना, ये डायपोल मोमेंट पी वेक्टर है। तो इस डायरेक्शन में अगर करेंगे तो ये पी कॉस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पी कॉस थीटा। ये डायपोल मोमेंट पी वेक्टर है, इसका कंपोनेंट थीटा डिग्री के अलोंग निकालेंगे तो ये पी कॉस थीटा हो जाएगा। तो अच्छा देखिए डायपोल मोमेंट के एक्सियल मतलब इस डायपोल के कारण अगर एक्सियल पोजीशन निकालता था तो डायपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दूर जाता था। यानी इस द्विध्रुव के कारण इस चूँकि ये पी कॉस थीटा का कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन इस पी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का कोई पोजीशन नहीं है, इसके लिए एट एनी पोजीशन है। लेकिन जो इसका हम कंपोनेंट इस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं पी कॉस थीटा, तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी कॉस थीटा का ये एक्सियल पोजीशन, पी कॉस थीटा का क्या एक्सियल पोजीशन, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा इससे दूर जाएगा। तो U1 वेक्टर इक्वल टू इसका हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो अच्छा देखिए जैसे मान लीजिए ये एक डायपोल मोमेंट यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, ये निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज पी वेक्टर है। तो इसका हम इस एक्सिस में निकाले तो मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है। इसी तरीके से वाई एक्सिस में भी तो निकालेंगे। तो वाई एक्सिस के लिए फिर से 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए एक्स एक्सिस से। अगर हम इसको ए डैश बी डैश को एक्स एक्सिस मान लें तो इसको वाई एक्सिस मानेंगे, तो ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहा होगा। तो इस पॉइंट को हम ए डबल डैश और बी डबल डैश कंसीडर करते हैं। मतलब इसी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जब कंपोनेंट थीटा डिग्री के एंगल पे तोड़े ये पी कॉस थीटा हुआ
और इसका एंगल जब 90 माइनस थीटा, देखिए ये 90 माइनस थीटा, चूँकि इसको अगर हम एक्स एक्सिस कंसीडर करेंगे तो ये वाई एक्सिस होगा, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर रहा होगा, ये थीटा होगा, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अच्छा, इसका कंपोनेंट हमने थीटा डिग्री के एंगल पे तोड़ा तो पी कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट 90 माइनस थीटा डिग्री के एंगल पे तोड़ेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा, ये आएगा पी साइन थीटा। अब देखिए, इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वजह से एट एनी पोजीशन पे निकालना था, लेकिन इसका कंपोनेंट जब पी कॉस थीटा हमने तोड़ा तो पी कॉस थीटा का ये एक्सियल पोजीशन मतलब एक्सिस से दूर जाएगा, लेकिन ये पी साइन थीटा का जो कंपोनेंट है इसका ये इक्विटोरियल, चूंकि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, इसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर ये एक्सिस पास कर रहा, तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जाएगा, ये E2 वेक्टर। अच्छा, पी कॉस थीटा की वजह से E1 वेक्टर और पी साइन थीटा की वजह से E2 वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर इसी बीच में कहीं न कहीं रहा होगा, तो ये E वेक्टर होगा, क्योंकि E1 वेक्टर ये है और E2 वेक्टर ये है, तो इसी बीच में रिजल्टेंट वेक्टर रहा होगा, जो कुछ भी रहा होगा इसको हम अल्फा मान लेते हैं। तो देखो अब हम करते क्या हैं, किसी भी डायपोल के कारण जो एक्सियल पोजीशन पे इसके एक्सिस के डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आता था, जो 1/4 पाई पिछलन नोट 2p/r³ आता था, लेकिन यहाँ p वेक्टर यानी डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में अगर इसी के एक्सिस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तब जाके 2p/r³, लेकिन इसका तो एक्सियल पोजीशन यहाँ था, तो इसके एक्सिस पे तो निकाले नहीं, निकाले किसके एक्सिस पे, ये p cos थीटा का ये एक्सिस है, तो p cos थीटा के मतलब कंपोनेंट p cos थीटा के वजह से p बिंदु पर p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालेंगे, तो ये 2p के बदले क्या आ जाएगा 2p cos थीटा/r³, क्योंकि डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में अगर होता तो हम सीधा 2p/r³ लिखते, लेकिन यहाँ p cos थीटा के एक्सियल पोजीशन पे है, तो 2p cos थीटा/r³ आएगा। हम लिखते हैं अच्छा, ये एंगल वेंगल जो है BOP वगैरह, इसको भी हम लोग दिखा देते हैं कि ये थीटा है, कंपोनेंट जो तोड़े हैं तो ये कंपोनेंट आपको दिख ही रहा, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं द्विध्रुव आघूर्ण p cos थीटा के कारण P बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, P बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो ये P बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको E1 वेक्टर, क्योंकि ये P cos थीटा का एक्सियल पोजीशन, तो ये अपने एक्सिस से दूर जाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, तो 2p cos थीटा/r³। एक्चुअल में ये p वेक्टर के डायरेक्शन में अगर होता तो 2p/r³ आता, लेकिन ये चूंकि p cos थीटा के एक्सियल पोजीशन पे था, तो इसीलिए p cos थीटा में क्या कर दिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया r³। इसका डायरेक्शन नहीं भी लिखेंगे चलेगा, या डायरेक्शन लिखना हो तो लिख देंगे अलोंग OP वेक्टर। अच्छा, अंग्रेजी में अगर लिखना हो तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द कंपोनेंट ऑफ P cos थीटा, या ड्यू टू द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P cos थीटा, जो लिखना चाहेंगे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से द्विध्रुव आघूर्ण P sin थीटा, P sin थीटा के कारण P बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, P बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम लोग E2 वेक्टर मानते हैं। ये E2 वेक्टर कितना होगा, चूंकि इसके ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पे ये पॉइंट है, तो यहाँ p/r³ होता था 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट p sin थीटा, लेकिन p sin थीटा का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो हम लोग यहाँ माइनस भी लगा सकते हैं r³, p sin थीटा का जो वेक्टर है उस पर माइनस लगा दिए। यहाँ भी अलग से अगर डायरेक्शन नहीं लिखाना तो 2p वेक्टर लिख सकते थे। तो देखो, एक बार p cos थीटा की वजह से p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लिया, दूसरी बार p sin थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लिया,
अब देखो इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, क्योंकि अगर मान लो एक कोई इधर खींच रहा हो, एक पॉइंट पे रस्सी लगा के कोई इधर खींच रहा हो, तो रिजल्टेंट फोर्स कहीं कहीं इधर ही लगेगा, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहें। अच्छा, इसको भी अगर अंग्रेजी में लिखना चाहो तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द कंपोनेंट ऑफ P साइन थीटा। इलेक्ट्रिक, चूंकि इसका ये इक्वेटोरियल पोजीशन था, तो इक्वेटोरियल, चूंकि इसके इक्वेटोरियल देखो P वेक्टर के इक्वेटोरियल पर रहता P बाय आर क्यू लिखते, लेकिन यहाँ P साइन थीटा के इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो इसलिए P के जगह P साइन थीटा बाय आर क्यू आया। तो ये P cos थीटा के, ये P cos थीटा के इक्वेटोरियल मतलब एक्सियल पोजीशन पे था, और ये P साइन थीटा के इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकाल लिए। अब देखो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए डायरेक्ट E इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट, देखो ये हाइपोटेनस का काम करेगा, तो रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, किसी भी वेक्टर को आगे पीछे शिफ्ट किया जा सकता है। देखो E2 वेक्टर को अगर हम शिफ्ट करके यहाँ करें, ये E1 बेस का काम करेगा और E2 परपेंडिकुलर का काम करेगा, और ये रिजल्टेंट E जो है ये हाइपोटेनस का काम करेगा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। अब इसको भली भांति सॉल्व कर लेंगे, 2p cos थीटा बाय आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा बाय आर क्यूब और इसका होल स्क्वायर। इसमें जो कॉमन है स्क्वायर सहित कॉमन आ जाएगा, तो स्क्वायर सहित कॉमन आएगा तो रूट के सीधा बाहर निकाल लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय आर क्यूब, ये अंडर रूट हो जाएगा 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये p बाय आर क्यूब, और ये क्या आएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ 4 cos स्क्वायर थीटा को डायरेक्ट 4 cos स्क्वायर थीटा नहीं लिख करके हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख लिए। देखो यहाँ 4 cos स्क्वायर थीटा को 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख लिया, तो 4 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को जहाँ था वहीं लिख लिया, तो 3 + 1 4 cos स्क्वायर थीटा हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय आर क्यूब, यह आ जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, या 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुआ। लेकिन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड आया कितना, इसके डायरेक्शन की अगर बात करोगे तो डायरेक्शन कहाँ जाएगा, तो कुछ नहीं, उसी में हम लोग डायरेक्शन के लिए भी अलग से हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो फॉर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी परिणामी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के लिए, की दिशा के लिए, दिशा के लिए यहाँ हम लोग 10 अल्फा, चूँकि ये इस एक्सियल पोजीशन से अल्फा डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन है, यानी यहाँ अल्फा एंगल बना रहा है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो 10 अल्फा से हम लोग अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, तो 10 अल्फा इक्वल क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये परपेंडिकुलर काम करेगा, ये बेस का काम करेगा, तो मतलब लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यह आ जाएगा p साइन थीटा बाय आर क्यूब और डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बटे आर क्यूब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, आर क्यूब कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 cos थीटा। अगले स्टेप में अगर लिखें तो 10 अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 1/2 10 थीटा, तो थीटा क्या था, किसके बीच का एंगल था वो आपको दिखा होगा। यहाँ से सीधा अल्फा अगर निकलना हो तो 10 इनवर्स 1/2 10 थीटा लिखा जा सकता है, मतलब ये डायरेक्शन बता रहा है कि ये E1 वेक्टर से अल्फा डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज।
अगर उस डायरेक्शन में होता तो क्लॉकवाइज होता। तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम क्या निकाल दिए, डायरेक्शन, और इससे पहले रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी हम पता किए थे। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड आया था, एक बार हम फिर से लिख के दिखा दें, 1/4π0 P/r³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। देखो ये एट एनी पोजीशन के लिए आया, लेकिन थीटा को जब जीरो करोगे तो देखो थीटा को जीरो करोगे ये एक्सियल पोजीशन पर आएगा, क्योंकि ये इसके एक्सिस के डायरेक्शन में आ जाएगा। तो थीटा जीरो करोगे तो cos 0 कितना होगा, cos 0 का वैल्यू 1 होता। तो 3 cos स्क्वायर 0, तो 3 × 1 तो 3 और +1 तो 4 √, ये सीधा एक्सियल पोजीशन पे आ जाएगा। ये एक्सियल पोजीशन पे आ जाएगा तो 1/4πε0 2P/r³ आ जाएगा। अच्छा ये एक्सियल पोजीशन पे कब आएगा, जब इस थीटा को क्या करोगे जीरो, तो थीटा को जैसे जीरो करोगे तो पॉइंट P यहाँ एक्सिस की डायरेक्शन में जाएगा। इसी थीटा को अगर हम 90 कर दें तो ये क्या आ जाएगा, इफ थीटा को अगर हम 90 डिग्री का एंगल कर दें तो cos 90 क्या होता है 0। तो देखो इसी थीटा को बढ़ाते बढ़ाते ये जो थीटा है, थीटा को इंक्रीज करते करते 90 डिग्री पे चले जाए तो cos 90 का वैल्यू 0 होता। तो यहाँ तब आ जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन, यानी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे, यानी निरक्षीय स्थिति पे, जो 1/4πε0 P/r³, ये √1 + cos स्क्वायर 90 डिग्री, cos 90 तो 0 ही हो गया। तो सीधा 1/4πε0 कितना बचेगा, 1/4πε0 P/r³, और √1 + 0 तो 1 + 0 तो 1 √1, तो सीधा 1 आएगा। इक्वेटोरियल पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड देखेंगे इतना ही आता था, और एक्सियल पोजीशन पे देखते थे इतना कुछ नहीं। एट एनी पोजीशन पे निकाले, थीटा 0 किए तो एक्सियल पोजीशन पे चला गया, थीटा को 90 किए, और तो इसमें कंडीशन लगाएंगे, थीटा 0 किए तो एक्सियल पोजीशन, इफ थीटा 90 किए तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे चला गया। आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन।